हाँ, तो ये कुछ तुम्हारे आईएससी वालों ने कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आईएससी की वेबसाइट पे, वहाँ से निकाला मैंने, तो मे बी इनमें से कुछ टपक जाए। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी करेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन है, थ्री लेंसेज L1 L2 L3 स्पेसिफाइड इन गिवन गिवन टेबल बिलो टू कंस्ट्रक्ट an astronomical telescope astronomical telescope which one of the following is to be used as eyepiece as an and as an objective। तो पहले वाले को eyepiece होना चाहिए, दूसरे वाले को objective। तो पहले एक फोटो देखो। ये देखो, ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल आइसोम। अभी खैर एस्ट्रोनॉमिकली तो बना नहीं पा रहा हूँ मैं इसे, बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं हम लोग ये देख सामने की पीक्स देख रहे हैं, बट स्टिल टेलीस्कोप तो है। ये होता है आईपीस, और ये होता है, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ से, और ये होता है आईपीस, ठीक है। आईपीस का साइज देखो और ऑब्जेक्टिव का साइज देखो। अब साइज से पता कैसे चलता है कि भैया साइज अगर बड़ा होगा ना तो उसका अपर्चर भी ज़्यादा होगा, हाँ है ना, हाँ है ना, इतना समझ आता है। तो जिसका साइज, सॉरी, जिसका अपर्चर बड़ा होगा वो होना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव की जगह। तो अपर्चर किसका बेटर है यहाँ पे, अपर्चर देखो, अपर्चर L1 का है, तो मुझे पहले आईपीस और ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव में अपर्चर वाला चाहिए मुझे, L1 मेरा अपर्चर हो जाएगा। अपर्चर बड़ा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह वो रख दूंगा, और आईपीस की जगह किसको रखूंगा, जिसकी पावर अच्छी खासी हो, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों का अपर्चर ठीक है तो दोनों जगह आईपीएस की तरह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, 10 वाले की। तो L2 L1, आईपीएस की जगह L2, और L1 किसकी जगह, ऑब्जेक्टिव की जगह। नेक्स्ट, एन आइडल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले मेरे को बताओ गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, हाँ करंट नापता है। कौन से करंट, स्मॉल करंट, ठीक है। और करंट भी नहीं नापता, डिफ्लेक्शन, चेंज इन करंट नापता है, ठीक है। नाउ कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर, एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, लार्ज करंट्स, टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन गिवन सर्किट। बोला कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं किया जा सकता है मीटर की जगह, टू मेजर इन मेजर द करंट इन सर्किट। कौन कौन से रीजन है, पहला, इट हैज़ हाई करंट सेंसिटिविटी वैल्यू। करंट सेंसिटिविटी वैल्यू मतलब छोटे से करंट में भी ये क्या देगा, लार्ज डिफ्लेक्शन देगा। बोले बिल्कुल ठीक है। फॉर मिनिमल वैल्यू अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम। हाँ होता ही है भाई, वो तो रीज़न ही होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, चेंज इन करंट को दिखाता है। तो अगर हल्का भी चेंज होता है तो एकदम से गैल्वेनोमीटर इधर से ऐसे, जैसे ये पिन, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे होके दिखाती है, बिल्कुल सही है। इट हैज़ लो लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, 11th का एक चैप्टर था लीस्ट काउंट वगैरह, जहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज से देखते थे। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू जो कि ये काउंट कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर की जो भी वैल्यूज़ होती हैं, या तो मिली एम्पेयर में होती है या तो माइक्रो एम्पेयर में होती है, और यूजुअली हमारी सर्किट में कम वो करंट किस में नापते हैं हम, एम्पेयर्स में। तो एम्पेयर क्या है, बड़ी वैल्यू है, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर छोटी वैल्यू है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, इट हैज़ लो लीस्ट काउंट। अगर लो लीस्ट काउंट होगा तो भैया यूज़ नहीं कर पाएंगे। मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो भैया काउंट नहीं कर पाएंगे। हाई सेंसिटिविटी होती है, बोलता है डी। तीनों आंसर इसके करेक्ट है। नेक्स्ट, ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो पहले तो बताओ ये क्या है, ये है रेक्टिफायर। भैया आपको कैसे पता रेक्टिफायर है, सपना हुआ था मुझे, कैसे सपना हुआ, अरे भैया एसी इनपुट है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पूछा है, बीच में एक पीएन जंक्शन लगा है, हाँ है ना, बोलो,
ठीक है। अब मेरे को पता है कि केवल सिंगल पीएन जंक्शन लगा है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब इनमें से हाफ वेव का कौन कौन है? ये दोनों हाफ वेव के हैं। और मोस्टली क्या है, ये यहाँ से जा रहा है करंट, ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ से जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ शोज द वेरिएशन इन 3 डिफरेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रिएक्टेंस। एलसीआर सर्किट है, इन तीनों में से कोई एक एलसीआर, एक एल है, एक सी है और एक आर सर्किट है। आइडेंटिफाई देयर नेचर बेस्ड ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एस एंड आई। आई और वी एस में फेज डिफरेंस के बेसिस पे हमको क्या बताना है कि कौन सा इंडक्टर वाला है, कौन सा कैपेसिटर वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस वाला। तो मैंने, अगर तुमको याद होगा, मैंने बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस वाले को रखना है, यहाँ कैपेसिटेंस वाले को, यहाँ पे वी एल को, और यहीं पे आई होता है। तो आई और वी क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो इनमें से सेम फेज में कौन है? ये तो दोनों अलग अलग हैं। ये सेम फेज में है, ये दोनों अलग अलग। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? ये क्या है? रेजिस्टेंस वाला। इसमें केवल रेजिस्टेंस अटैच्ड है। मैंने कहा वी एल क्या होता है? आई से आगे होता है। वी एल आई से आगे होता है। ये रहा आई और ये है वी। सॉरी, वी कौन सा है? हाँ, आई नीचे वाला है और वी ऊपर वाला है। तो यहाँ पर वी क्या है? वी पीछे है आई से। है पीछे। पीछे कैसे देखते हैं कि एक पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट टाइप कर लिया, टैप कर लिया और वहां से देख लिया कि पीछे कौन है। ठीक है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वी इज वी इज बिहाइंड आई। वी क्या है? आई से बिहाइंड है। तो वी कहाँ बिहाइंड होता है आई से? कैपेसिटिव सेंस में। ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है। सेवन, अरे उल्टा बोल रहा हूँ मैं। ये वी एस आगे से शुरू हो रहा है और आई पीछे से शुरू हो रहा है। आगे इन द सेंस पहले शुरू हो रहा है और ये बाद में शुरू हो रहा है। तो वी एस क्या हो गया? लीड कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आई पहले आ रहा है, आई पहले है और वी एस पीछे है, तो आई लीड कर रहा है। तो आई लीड कब करता है? आई लीड करता है कैपेसिटिव में। तो ये हो गया कैपेसिटिव और ये हो गया इंडक्टिव। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट देखो, खत्म करो। स्टार्टिंग पॉइंट में जो पहले है वो लीड कर रहा है। तो पहला क्या है? कैपेसिटिव। दूसरा क्या है? रेजिस्टिव। तीसरा क्या है? इंडक्टिव। ठीक है, समझ में आती है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऐसा क्वेश्चन आया, डरना नहीं है, बड़ा सा दिखा देगा लेकिन आसान होते हैं। बोला शीतल हैज हैड 6 आइडेंटिकल शेल। तो ये 3 आइडेंटिकल सेल है। 6, सॉरी, ईच ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। शी कनेक्टेड देम इन एक्सटर्नल सर्किट विद रेजिस्टेंस आर इन 2 डिफरेंट अरेंजमेंट। ये है सीरीज और ये है पैरेलल। I1 और I2 करंट इनमें फ्लो कर रहे हैं। बोला I2 फाउंड टू बी ग्रेटर देन I1, रिलेशन बताओ। तो पहले I1 और I2 निकालने की कोशिश करते हैं। I1 और I2 कैसे निकलेंगे? अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल दूं और V निकाल दूं। ठीक है। ये बताओ, सीरीज में है, सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ क्या होता है? ऐड होता है। टोटल ईएमएफ क्या होगा? 4 4 4 4 4 4 24। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अब सीरीज में है तो सबका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, आर 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 6R हो जाएगा, स्मॉल आर। तो I1 कितना आ जाएगा? 24/6R। तो ये रहा। तो और एक रजिस्टर यहाँ भी जुड़ा है और सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया। ठीक है। नीचे ये पैरेलल में है, तो I2 निकालने के लिए मेरे को EMF चाहिए होगा पहले। तो टोटल EMF कितना होगा? अब एक बात पता है मुझे, अगर पैरेलल में है तो सबका ईएमएफ बराबर होता है। बोले 4 4 4 है तो टोटल ईएमएफ 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना हुआ? मेरे को ऐड करने पड़ेंगे ये सारे। तो कैसे ऐड करूँगा?
1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कितना हो जाएगा? सब आर है तो 6/r 6/r 1/r इक्विवेलेंट निकालूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरा, सीधे लिख रहा हूँ ना क्योंकि जगह नहीं है। रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा R/6, ठीक है। तो मेरा I2 करंट कितना हो गया 4/R/6 प्लस, अब ये सीरीज में जुड़ा है तो R, ठीक है। अब उसने बोला कि R2 इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन I1, I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 ग्रेटर देन I2 है। I1 I2 की वैल्यू रखो सीधे, I1 की वैल्यू है 24। डरना नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है ना फिजिक्स में, उसमें एक ट्रिक लगनी होती है और वो सॉल्व हो जाता है। अभी तुम ये भी सोच रहे होंगे अभी कैसे होगा, ये 6 कट गया, जब मैं एलसीएम लूँगा तो 6 और ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6/6 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 6 ऊपर आर प्लस 6 आर, 6 से एक कट गया, ये दोनों ऊपर नीचे जाएंगे तो आर प्लस 6 आर, 6 आर प्लस आर, आर आर को एक साइड करा तो 5 आर 5 स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। ये तो रिलेशन चाहिए हमको, और कोई रिलेशन चाहिए क्या? और कोई रिलेशन नहीं चाहिए, मैं सबको इरेज कर रहा हूँ। क्या चाहिए? स्मॉल कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, आ गया मेरा रिलेशन, सॉल्व हो गया मेरा। डरना नहीं है वहाँ पे सॉल्व करते हुए, ठीक है। अच्छा, बोला कि लॉरेंस फोर्स क्या होता है। अच्छा, लॉरेंस फोर्स अगर याद होगा सब किसी को, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यही होता है, यही होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। मल्टीप्लिकेशन क्यू के साथ है, तो देखते हैं, ये डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन कैसे पहचानी। बोला सम, बोले वेक्टर सम, तो भैया ये तो कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ओनली, कोई डेफिनेशन बनी नहीं इसकी। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल ओनली, कोई डेफिनेशन नहीं बनी, डायरेक्टली ए आंसर हो गया, बट स्टिल हम पढ़ेंगे इसको। वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, इन दोनों का एडिशन जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन को पढ़ना आना चाहिए तुम्हें। वेक्टर सम लिखा है तो वेक्टर सम होना चाहिए, वहाँ पे सम नहीं होना चाहिए, सम का मतलब अलग होता है, वेक्टर सम का मतलब अलग, ठीक है। नेक्स्ट, बोला कि ये वीडियोस थोड़ा लंबी हो सकती हैं बट इजी होंगी, पढ़ने में आसान होगी। A charged particle moving with a velocity v, magnetic field b, the force on a particle will be maximum when, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू बी वी साइन थीटा। तो बोला कि मैक्सिमम कब होगा, तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 बाई, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब, अब ये थीटा है किसके बाद, बीच में बी और वी और बी के बीच में, तो वी और बी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे। नाउ, बोला एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। अच्छा, अब बोले डेफिनेशन है सब जगह, तो कैसे इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले ये रहा लाइन इंटीग्रल, ये रहा लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस सरफेस, तो भैया मेरे को पता है कि ये डी एल क्या होता है, हमेशा लाइन इंटीग्रल ही होता है, ऐसे निकालता हूँ मैं एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए सीधे सीधे, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज लूप, क्या बोला, अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज लूप, ठीक है, टू म्यू नॉट टाइम्स आई इक्वल्स टू, ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द, पासिंग नियर द सरफेस, बोला इस सरफेस के नियर से जितना भी करंट जा रहा है, इसके पास से जितना भी करंट जा रहा है उसको म्यू नॉट टाइम कर दूँ तो ये बी डी एल आ जाएगा,
ठीक लग रहा है, अभी भी उतना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ क्लोज लूप इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। भैया सरफेस के थ्रू करंट ही पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे किससे? करेक्ट आंसर ये गलत हो गया। समझ में आ गया? ये ट्वीक्स हैं। अब इनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यों बोल रहा है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग देखा जाएगा कि वहाँ पे कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। समझ में आती है बात? कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, इस पे बात आ जाती है। कहा था मैं? नाउ बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अगर कोई एक स्ट्रेट वायर करंट कैरी कर रही है तो उस पे अगर किसी भी पॉइंट पे उससे क्या निकालना है? मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो बी क्या होगा? म्यू नॉट टाइम आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमने, अब मैं वो तो करूँगा नहीं यहाँ पे डेरिवेशन, ठीक है। बोला कि बताओ ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। भैया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर बिल्कुल सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कहाँ है भाई स्क्वायर? डू नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, भैया कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एटम और न्यूक्लियाई में है ये, कि बोला एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। ग्राउंड स्टेट पे जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है वो इतनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r1 एंड सेकंड ऑर्बिट इज r2? तो मेरे को पता है, मेरे को रिलेशन पता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, हाँ है ना। तो अगर मैं r1 और r2 निकालूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर के, ठीक है। मुझे एनर्जीज का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब मुझे पता है एनर्जी जो भी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n स्क्वायर के। अब ये कौन से चैप्टर से है? एटम न्यूक्लियाई में, जहाँ पे एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन की 1 हो गई और एनर्जी ऑफ 2 की क्या हो गई? n2 हो गई। जब मैं रिलेशन निकालने जाऊँगा तो क्या आ जाएगा? E1/E2 इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि ये रिलेशन ऊपर नीचे आएगा। अब इसको रिलेशन ले लूँ n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर को क्या बना दूंगा मैं? बोल दूंगा एन r2/r1। अब मैंने क्यों किया ये? क्योंकि यहाँ पे r की टर्म्स में दिया था तो मैं r की टर्म्स में निकालूंगा, हाँ ना बोलो? ठीक है जी। नेक्स्ट बोलता है कि द एटम एंड न्यूक्लियाई से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। नॉट, लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब बोहर वो आदमी बोहर ने इन चारों में से कोई एक चीज बोली होगी, वही तो नहीं होगी इसकी लिमिटेशन, है ना। देखो उसने कहा इट डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरली अपेयर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। बोले भैया ऐसा तो कुछ कहा नहीं था बोर ने। द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रम। ये ऐसा भी कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा मेरे को। नेक्स्ट, in hydrogen atom an electron revolves in a certain stable orbit without the emission of radiant energy। हाँ ये लगा हुआ है, लग रहा है मुझे ये क्या लग रहा है? ये दूसरी पहला या पहला पोस्टुलेट लग रहा है, जब वो कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है और उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसके रेवोल्यूशन जो क्या बोलते हैं घूमने वाले रेवोल्यूशन जो रोटेटरी फोर्स होता है उसको बैलेंस काउंटर बैलेंस कर रहा होता है। जब हम क्या निकालते हैं mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r² से उनको उनको बैलेंस करते हैं वही वाला है ये। बोला इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। भैया लाइन स्पेक्ट्रा को बैलेंस नहीं कर पाता। अरे ये तो कुछ कहा नहीं था उसने, इन तीनों में से उसने कुछ भी नहीं कहा था, केवल सी वाला कहा है। तो यही तो उसका क्या होगा? यही तो इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। तो ये भी लिमिटेशन हो सकती है, ये भी लिमिटेशन, ये भी लिमिटेशन हो सकती है, केवल कौन लिमिटेशन नहीं हो सकती? जो उसने कहा है कि नहीं है। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बोला इट इज़ फाउंड दैट सर्टेन मेटल जिंक कैडमियम मैग्नीशियम फोटो सेंसिटिव हैं किसके लिए? अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए।
सम एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, फालतू की बातें। यहाँ से देखो, इफ यूवी लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, बोला फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी सेम है, ऑन जिंक, किस पे डाल रहे हैं, जिंक और सोडियम मेटल पे डाल रहे हैं, इंटेंसिटी भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब एनर्जी सेम है, और इंटेंसिटी सेम है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है। सोडियम मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी मैम सेम, इनमें से कौन सी क्वांटिटी सेम होंगी। चलो जी पढ़ लेते हैं। पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय टू इलेक्ट्रॉन, टू एटम, जो फोटो इलेक्ट्रॉन ये एमिट करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी ये दो मेटल एमिट करेंगे, भैया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मेटल के, मेटल के थ्रेशोल्ड के, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दो अलग अलग मेटल है, उनकी दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगी, ये तो गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द टू मेटल, हाँ भैया आपने अभी कहा इंटेंसिटी सेम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी चीज़ भी पढ़ लेते हैं। बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है, हमने अभी ऊपर जब ग्राफ वाली वीडियो देख रहे थे हमने बोला था म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट, म्यू सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो भैया ये थ्रेशोल्ड पे तो डिपेंड करेगा, थ्रेशोल्ड जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो ये कैसे हो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय टू एटम, फोटो पोटेंशियल एनर्जी, भैया एमिशन वाला तो कभी दो मेटल का सेम हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया दो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर दो मेटल्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो वो अलग अलग एनर्जीज को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो भैया अगर मैंने 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली और एक की 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक की 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर निकलेगा, और ये किसने के निकलेगा, ये 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी ना एनर्जी सेम होगी, ना इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ना इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। क्या सेम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। नाउ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज 50 वोल्ट का 50 हर्ट्ज का अप्लाइड अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रजिस्टर पे लगा है बोला है, ठीक है, एंड अ कंपोनेंट बी ऑफ रिएक्टेंस वाई, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है, कंपोनेंट बी है उस पे लगा है जिसकी रिएक्टेंस वाई है, ठीक है जी। अब ये नहीं बताया कि क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, क्या है, कुछ नहीं बताया, क्योंकि रिएक्टेंस तो दोनों होती है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी होती है और कैपेसिटिव इंडक्टेंस भी होती, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती है, ठीक है। तो ये तो पता है मेरे को, आर है। बोला बोला इन दोनों के बीच में द फेज एंगल बिटवीन इज पाई बाई 4, फेज एंगल मतलब कॉस फाइव इज पाई बाई 4, फेज एंगल क्या, सॉरी फेज एंगल क्या है, पाई बाई 4 है। तो बताओ इनमें से क्या ट्रू है, पहले तो बताओ कि बी कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और फिर बताओ कि वाई और पी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो क्या हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ये भाई साहब, तो अगर कॉस फाई है तो कॉस फाई का मतलब क्या है, पाई बाई 4, ये क्या होता है, कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई बोल रहा हूँ मैं, जब हम रिलेशन निकालते हैं तो टेन फाई से हम फेज एंगल, वो फेज एंगल निकालते हैं, टेन फाई क्या होगा, अगर दो सिस्टम है रुको रुको ऐसे समझो, आसानी से थोड़ा और आसान बनाते हैं इसको। ये फेज एंगल पॉजिटिव में दिया है, फेज एंगल पॉजिटिव में दिया है, तो फेज एंगल पॉजिटिव में देने का मतलब है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, लीड्स करंट, हाँ है ना। अगर ये नेगेटिव में देता है ऐसे, तो मैं कहता हूँ वोल्टेज करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, क्योंकि हमने वो ग्राफ पढ़ा है ना ऐसे, यहाँ आर होता है और वी आर होता है और आई होता है, ये वी एल होता है और ये वी सी होता है। तो जब कैपेसिटर वाले में चेक करता हूँ मैं, जब केवल कैपेसिटर लगा है तो क्या है, आई आगे होता है वी सी से,
और जब इंडक्टर होता है तो VL आगे होता है। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज आगे है, तो इतना तो पता चल गया मेरे को कि इंडक्टर है। इन दोनों में से बी और सी में से एक आंसर होगा, है कि नहीं है? अच्छा, अब आ जाओ, ठीक है। नाउ मुझे पता है 10 फाई जब मैं निकालूंगा, 10 फाई जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्सएल अपॉन एक आर। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया? जब हम इम्पिडेंस ट्राइंगल निकालते हैं, अगर तुम लोगों को थोड़ा याद है उसके बारे में, किसके बारे में, जब हम क्या निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसे, अरे LCR सर्किट। जब हम LCR सर्किट निकालते हैं, तो जब हम वो इम्पिडेंस ट्राइंगल निकाल रहे होते हैं, तो हमको वैल्यूज़ पता होती है। जब हमको पता है केवल दो चीज़ें हैं, तो जब मैं टेन थीटा निकालता हूँ तो क्या आ जाता है, एक्सएल अपॉन आर, नहीं तो ऊपर एक्सएल प्लस एक्स सी होना चाहिए था, एक्सएल अपॉन एक्स सी, एक्सएल प्लस एक्स सी आना चाहिए था। यहाँ पे ये दोनों आएंगे। ये समझ नहीं आएगा तो अगले में उसमें अच्छे से समझा दूंगा। अभी ये 2-4 क्वेश्चन और हैं तो इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इसने इसकी रिएक्टेंस दे रखी है यहाँ पे वाई, 10 फाई का मतलब 10, 10 फाई का मतलब 10 फाई, 10 फाई का मतलब पाई/4, 10 फाई, 10 फाई पाई/4 मतलब 1, वाई इज इक्वल्स टू आर होगा। आर मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या है, पी, तो वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कौन सा हो गया, लास्ट वाला, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कितने क्वेश्चन रहते हैं, हाँ बस थोड़े से ही हैं, ठीक है। बोला कंसीडर, हाँ, कंसीडर एन AC सर्किट हुज, ये वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मेरे को, हुज एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंजेस कॉन्स्टेंटली बट हैज़ अ पीक वैल्यू वोल्टेज V। दिस सोर्स इज कनेक्टेड टू एन आइडियल कैपेसिटर, कैपेसिटर से जुड़ा है, मतलब XC का यूज होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R, when omega starts to reduce gradually, then what will be happen? इनमें से क्या होगा? तो पहले मैं एक ऑप्शन पढ़ता हूँ, बल्ब स्टार्ट डिम, स्टार्ट ग्लो, ब्राइटनेस। तो भैया ये सारी चीज़ें, डिम होगा, ब्राइट होगा, किस पे डिपेंड करती है कि करंट कितना आ रहा है। तो भैया मैं करंट का रिलेशन निकाल लूँ, है ना, क्या निकाल लूँ, करंट का रिलेशन निकाल दूँ। तो भैया XC है, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये देखो कैपेसिटर से जुड़ा है तो XC आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अब सी को तो चेंज कर नहीं रहा है, ये किस पे चेंज कर रहा है, ओमेगा पे। अब ओमेगा अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला, ओमेगा स्टार्ट्स टू रिड्यूस ग्रेजुअल, रिड्यूस ग्रेजुअल, अरे ये लोग पागल हैं क्या यार, बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ। ओमेगा स्टार्ट्स टू रिड्यूस ग्रेजुअली, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो XC बढ़ेगा। अब मैंने पहले ही बताया कि ये XC, XL, R कुछ नहीं है, ये सारे क्या हैं, रेजिस्टेंस के टाइप है। अगर XC इंक्रीज होगा, अगर XC इंक्रीज होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो देखो V इज इक्वल्स टू IR होता है, R इसके नीचे जाएगा। अगर R इंक्रीज हो रहा है मतलब XC इंक्रीज हो रहा है, अगर XC इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब करंट डिक्रीज हो रहा होगा। जब करंट डिक्रीज होता है तुम्हारे घरों में भी बल्ब डिम करने शुरू होते होंगे, तो ये रहा वो बल्ब डिम होना, ठीक है। ग्लो तो ब्राइटर करेगा नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऐसा तो होता नहीं है। और फ्यूज आउट, फ्यूज एकदम से बंद कुछ नहीं होता है, ठीक है, पहले बल्ब डिम 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 करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रिलेशन है सिंपल, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फ्री इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो वैक्यूम में जब होता है तो वैक्यूम में ऐसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, बट अगर फ्री स्पेस की बात है तो एप्सिलॉन और म्यू। ये तो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें क्या समझाना है, ठीक है। इनमें से ट्रू क्या है, बोला बोथ, अकॉर्डिंग टू बोथ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, लाइट इज ट्रीटेड एज वेव नेचर एंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। बोले हाँ भैया आपने बताया था, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि
मैक्सवेल जो भाई साहब थे, मैक्सवेल भाई साहब ने वेव नेचर तो बताया था, लेकिन बोला था कि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्या नहीं ज़रूरत होती? मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बट हाइगन भाई साहब ने क्या बोला था? हाइगन ने बोला वेव नेचर है और इसको मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रैवल इन नेचर रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रैवल, हाइगन ने। अभी डेफिनेशन वालों में कुछ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, करंट पासिंग थ्रू अ वायर वेरीज विथ टाइम, निकालो। तो ये करंट है, ये टाइम है, Q इज इक्वल्स टू आई टी निकालना है मुझे। तो भैया कित के बीच में निकालना है? 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड के बीच में इस एरिया अंडर ग्राफ निकालना है मुझे। तो पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाइट 3 हो गई, बैथ 3 हो गई, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9/4.5 प्लस ये क्या है? एक रेक्टेंगल हो गया, इसकी ब्रेथ 2 है और हाइट क्या है? 3 हो गया, 6। तो 10.5 आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ऐसे वाले क्वेश्चन, इनमें दिमाग लगता है। देखो, अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी? तो मेरे को करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। पहला, करंट यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ से आई करंट आ रहा है। इसका मतलब करंट में तो कोई चेंज नहीं है। एरिया कितना भी बड़ा छोटा कर दूं, करंट में कोई चेंज नहीं है। तो I1 और I2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ इक्वल किस में? भैया इन दोनों में है, तो दोनों में से कोई सा भी करेक्ट हो सकता है। फिर क्या है? दूसरी क्या है? करंट डेंसिटी, है ना? नहीं, पहला करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, हाँ दूसरा करंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। किसी एक फिक्स एरिया में कितनी डेंसिटी जा रही है करंट की, ठीक है। यहाँ पे करंट, दोनों में करंट सेम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे की करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे की करंट डेंसिटी से। तो यहाँ पर J2 क्या होना चाहिए? हमेशा J1 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? J2 हमेशा J1 से ज़्यादा होना चाहिए। भैया J2 J1 से ज़्यादा है, और तो कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, तो सीधे ये हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम, कि अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छोटे एरिया से जा रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन, ये भी ठीक है, कर सकते हैं। देखो, एक तरीका होता है इनको सॉल्व करने का, दूसरा का तरीका होता है दिमाग लगाने का। बोला कैसे? बोला ये सीजियम मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है, ये है वर्क फंक्शन उसका, ठीक है। ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑफ सीजियम, ये कलेक्टर पोटेंशियल है। फॉर इंसिडेंट रेडिएशन इज गिवन बिलो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं मैं, 2 म्यू कर दूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? वर्क फंक्शन में चेंज आएगा। अरे भैया वर्क फंक्शन में क्यों चेंज आएगा? वर्क फंक्शन में चेंज क्यों आएगा? वर्क फंक्शन क्या होता है कि कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव आए कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर दे, हाँ या ना? यही होता है। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। तो बोला करंट वर्क फंक्शन में तो कभी चेंज नहीं आएगा, चाहे तुम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज करते रहो। 2.4 थी तो 2.4, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल समथिंग कोई कुछ है, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे नहीं रखा। ये देखो, ये पहले वाला ग्राफ है, तो पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.-0.6। तो अब एक बात बताओ, अगर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बड़ी है,
ग्राफ याद करो, वो ग्राफ याद करो, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का ग्राफ याद करो कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, याद है ऐसे ग्राफ बनाते थे हम, 3 ग्राफ बनाते थे ऐसे, याद है? फिर बोलते थे कि ये म्यू नॉट है, 2 है, ये तीनों क्या है, वर्क फंक्शन है। ये सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा। ये फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3, फिर बोलते थे फ्रीक्वेंसी 3 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1। अब बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करने बैठे, भाई करना ही नहीं है वहाँ पे सॉल्व, दिमाग लगाना है वहाँ पे कि एक ग्राफ ऐसा था, है ना? तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो भैया पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 था, तो तुम क्या कह रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा? तुम तो गलत हो, ठीक है? वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। नाउ ये कुछ असर्जन रीजन है 2-4, इनको भी निपटा देते हैं, ठीक है? पहला है कि डायग्राम दे रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस इक्वल द 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले एक बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जितनी पास होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस ज़्यादा कम होती तो, मतलब ज़्यादा होती है तो कम होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट एट पॉइंट ए एंड रिड्यूसेस फ्रॉम ए टू बी। तो ए पे सबसे ज़्यादा है बोले, और ए से ई तक घट रहा है। तो देखो यहाँ पे गैप कम था, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बोले हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस in a region of a space is equals to negative electric field gradient in region। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये जो dv होगा, ये क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस v जो होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, इक्वल होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट के। जबकि रिलेशन क्या होता है, उल्टा, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं, पोटेंशियल के ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी कि रीजन गलत है, असर्जन करेक्ट है। नेक्स्ट है, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल एटॉमिक मैग्नेट हैव डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है? इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग एटम इन ड्यूबलिंग। बोला कि हाँ इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, वही वाली बात है। अच्छा नेक्स्ट, कि ये ग्राफ V वर्सेस U का ग्राफ बनाऊँ मैं अगर किसी कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो अगर मेरे को कॉनकेव मिरर बनाना है तो भैया मेरे को पता है कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है। V और U का ग्राफ बनाना है, V और U मतलब V कैसा है एंड U कैसा है, फॉल्स विद इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक चीज, अब एक बात ध्यान रखनी है, V वर्सेस U बना रहा है तो V यहाँ होगा, U यहाँ होगा, ठीक है? यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा वो ग्राफ, इसका मतलब U पॉजिटिव में होगा और V नेगेटिव में होगा। भैया एक बात बता दो, हर बार मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो U नेग पॉजिटिव कैसे हो सकता है, गलत हो गया। दूसरा, फॉर कॉनकेव मिरर्स अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द रियल इमेज U is negative, for real image U is negative and V is positive। भैया रियल इमेज कब बनेगी, रियल इमेज तब बनेगी जब ये मिरर के सामने बनेगी, और मिरर के सामने कब बनेगी, जब V भी नेगेटिव हो, U भी नेगेटिव हो। तो ये पॉजिटिव गलत है, बोथ असर्जन और रीजन आर राइट, फॉल्स, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पे अपने आप समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है? ये कुछ नहीं, ये बेकार है क्वेश्चन, कुछ खास कर, ठीक है? इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन